हेलो दोस्तों, आज इसके पहले हम जो है आप जानते हैं इसके पहले एक वीडियो में 1 2 3 4 5 एक वीडियो में हम 5 कलाकार को पढ़ चुके थे और दूसरा जो वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 16 कलाकार। यानी कि अब सब मिलाकर 16 और 5 21 कलाकारों को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सांद्रवत्ती चिल्ली तक पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसके आगे। पिएत्रो पेरुजिनो को, पेज नंबर 65। पेज नंबर है 65। सिक्सटी फाइव। चलिए दोस्तों, तो हम जो है आज पढ़ेंगे पिएत्रो पेरुजिनो को। ठीक है, तो हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पिएत्रो पेरुजिनो को। तो आप देख रहे हैं कि इनका जन्म 1446 कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। पूरा जीवन काल ही यही है। ठीक है, तो चलिए हम समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते, एकदम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, कलाकार का स्वभाव एवं व्यक्तित्व सामान्यतः उसके कार्यकलापों में झलकता है। ठीक है, उसके कार्यकलापों में झलकता है। कलाकार का स्वभाव एवं व्यक्तित्व समानता उसके कार्यकलापों में झलकता है। इटालियन कलाकार पेरुजिनो इस नियम के अपवाद स्वरूप था। यद्यपि वह नास्तिक था, फिर भी धार्मिक विषयों पर उसके द्वारा बनाए गए चित्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक चित्रों में गिने जाते थे। उसके मेडोनास एवं अन्य संत बड़े सुंदर विस्तृत चित्रों में अंकित किए जाते हैं। वह राफेल का शिक्षक था। किसका शिक्षक था? वह राफेल का शिक्षक था और इस शैली को इटली की शैली में उसके बाद भी एक लंबे समय तक प्रचलित स्थान मिलता रहा। ठीक है, क्या हुआ? एक प्रचलित स्थान मिलता रहा। मैं थोड़ा डिस्प्ले और कर लूँ। ठीक है, इसका जन्म इटली में हुआ था। उसने दा विंची यानी लियोनार्डो विंची के साथ साथ फ्लोरेंस में वेरेचियो के कला कक्ष में प्रशिक्षण लिया। 35 वर्ष की अवस्था में लगभग उसने रोम के सिस्टाइन चैपल में अनेक भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। वह इटली के शीर्ष कोट के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। सभी स्थानों से उसे आर्डर प्राप्त
होते थे और वह शेष जीवन भर उसका निर्माण निरंतर उच्च कोटि में करता रहा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। जब पेरुजिनो का शरीरांत हुआ यानी कि मृत्यु हुई तो ईसाई धर्मानुसार अंत्येष्टि न की गई। उसकी मृत्यु प्लेग रोग के कारण हुई थी। अन्य मृतकों की भांति उसकी अंत्येष्टि न हुई। उस कलाकार ने जिसने आजीवन डटते हुए अन्य संतों के और ईसा के चित्र बनाए, अमृत की ओर ध्यान न देकर ने मात्र धन की ओर ध्यान दिया। उसे इसकी चिंता थी कि लोग उसे नास्तिक समझते थे। फिर भी उसके साथी कलाकारों ने उसके पार्थिव शरीर के अवशेष को अपने चर्च में स्थानांतरित किया। इसकी जो रचना है, आप इसकी रचना देख रहे हैं, वो है द क्रूसिफिकेशन। क्या? द क्रूसिफिकेशन। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद इसी की रचना है। क्या है? इसके बाद आगे हम देखते हैं। अन्य रचना आप इसकी देख लीजिए। देखो, पिएटा बतिस्मा ऑफ क्रिस्ट सेंट माइकल, और ये चित्र है संत जेरोम और फ्रांसिस के साथ वर्जिन और बालक। पहले आप चित्र को देखो। देख लिए? आगे बढ़ें, चलो। इसके बाद जो अन्य कलाकार हैं उनका नाम है ल्यूका सिग्नोरेली। जन्म के बारे में इनका विवाद है। कुछ लोग 1441 बताते हैं, कुछ लोग 1445 बताते हैं, लेकिन मृत्यु 1523 इटली में ही हुआ था। यहाँ तक ठीक है? आगे देखो। सिग्नोरेली मध्य इटली के कलाकारों में राफेल के समय के पूर्व पेरुजिनो के साथ बड़ा प्रसिद्ध था। उसने पियरो डेला फ्रांसिस्का के साथ शिक्षा ग्रहण की तथा अन्य फ्रांसिस्का के कार्यों में अंग प्रत्यंग के अनुपातिक सौंदर्य से प्रभावित था। वह आर्बिएटो के गिरजाघरों में उसके सर्वोत्कृष्ट भित्तिचित्र एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये जो आहफ है ना, इसे आप पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ने बड़े बड़े नग्न चित्रों की भरमार है जो देखने में डरावने लगते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी रात को 3:30 बज रहा है और अभी मैं जस्ट सोकर उठा हूँ। तो मैं तो पूरी तरह एक्टिव हूँ, लेकिन हो सकता है शरीर पूरी तरह ना एक्टिव हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके विषय में एक कहानी प्रचलित है कि उसके एक पुत्र का कत्ल हो गया था। सिग्नोरेली का हृदय विदीर्ण हो चुका था, फिर भी उसने उस मरे हुए नवयुवक के शरीर का चित्रण किया। उस रेखा चित्र को अपने चित्र एंटोम्बमेंट में परिवर्तित कर दिया। यह चित्र आर्टोना में है। कहाँ है यह चित्र? कार्टोना में है। आगे देखते हैं।
राफेल ने सिग्नोरेल्ली का अनुकरण किया। उनके नग्न चित्रों का प्रभाव माइकल एंजेलो के चित्रों पर भी देखा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो है मैडोना एंड चाइल्ड, दुनिया का अंत, क्रूसिफिकेशन, सन एंड पोर्ट्रेट ऑफ निकोल। एक बार पुनः देख लेते हैं। इनके जो चित्र हैं वो है मैडोना एंड चाइल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का अंत, क्रूसिफिकेशन, पोर्ट्रेट ऑफ निकोलो। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना है पवित्र परिवार यानी कि होली फैमिली। ये देखो बच्चे को दूध पिलाती माँ। ठीक, आगे देखो। अगला जो कलाकार हैं वो घिरलैंडियो हैं। देखिए डोमेनिको घिरलैंडियो, इनका जन्म 1448, मृत्यु 1494 इटली में हुआ था। इनका जो पूरा जीवन काल था वो था 45-50 के आसपास था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। डोमेनिको घिरलैंडियो ऐसा कलाकार था जो अपने काल में तत्कालीन समय एवं स्थान से संतुष्ट था। फ्लोरेंस नगर उस समय बड़ा अत्यंत था जहाँ तक चित्रकला का संबंध था। इतिहास एथेंस से अधिक नगर उन्नत था। घिरलैंडियो की इच्छा थी कि वह उसी परिस्थिति में भी सुअवसरों का लाभ उठाए। ठीक है, फिर वह एक स्वर्णकार का पुत्र था। उसका उद्देश्य सभी को प्रसन्न करना था। अपने प्रारंभिक भित्ति चित्रों में एक चित्र मैडोना ऑफ मर्सी का उसने निर्माण किया। चित्र में संयोजन में उसके चित्र बनवाने वाले के परिवार के अनेक परिजनों के चित्रों की भरमार कर दी थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो मैडोना का चित्र बाद में जोड़ा गया हो। दूसरों को प्रसन्न करने का यह ढंग था। इसके वह अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करता था। इस उद्देश्य में वह सफल भी हुआ। अपने जीवन प्रयत्न लोकप्रिय था एवं उसके पास पर्याप्त काम रहता था, और जब काम रहेगा तो पर्याप्त पैसा भी रहेगा। ठीक है, आगे देखो। उसका कार्यकक्ष एक फैक्ट्री की भांति था जहां अनेकों सहायक कलाकार शिष्य काम करते थे। ठीक, कोई भी ऑर्डर वापस न किया जाता था। इतना काम आता था कि बहुत काम आता था। और इसके जो कार्यकक्ष था बहुत सारे वहाँ पर शिष्य और सहायक लोग काम करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कार्य ना होने के कारण वापस किया गया हो। किसी टोकरी के हैंडल से लेकर लार्ड्स पर ऐसे महान चित्र बनाए जाते थे। यानी कि एक टोकरी से लेकर बड़े बड़े चित्र तक बनाए जाते थे। घिरलैंडियो का नाम उसके व्यक्ति चित्रों के कारण उसने 20 व्यक्ति चित्र बनाकर छोड़े हैं। उन चित्रों की गणना सर्वोत्तम चित्रों में की जाती है। कहा जाता है कि राफेस के चित्रों में भी उसकी छाप थी। ये राफेस नहीं, ये राफेल है। राफेल के चित्रों में भी उसकी छाप थी। उसने कभी यह न जाना कि उसका कितना नाम था। अपने जीवन काल के अंतिम भित्ति चित्रों को जब वह संत मारिया नोएला को फ्लोरेंस गिरजाघर में बना रहा था। फ्लोरेंस गिरजाघर में बना रहा था तो मचान पर चढ़कर एक नवयुवक
प्रशिक्षार्थी भी कार्य करता था। यह जानने का कोई स्रोत नहीं है कि क्या ग्रीनलैंडियो देर सवेरे उसी की शैली पर कार्य करने लगा। इसकी जो प्रमुख रचना है उसके विषय में आप जानते हैं, एन ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, एडोरेशन ऑफ द सोफडर, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन, फिर से देख लो, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, ड्यूरेशन ऑफ द शेफर्ड, पोर्ट्रेट ऑफ मैन, पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये चित्र कौन सा है। ये चित्र है, देखिए क्या है, चित्र है नेटिविटी, ठीक है। और चित्र के बारे में देख लीजिए, बहुत अच्छा दृश्य है। ये एक प्राकृतिक वातावरण है जिसमें पहाड़ दर्शाया गया है, रास्ते टेढ़े मेढ़े दर्शाए गए हैं, दो गायें बंधी हुई है, एक छप्पर लगा हुआ है और एक वृद्ध व्यक्ति और एक नवयुवक बच्चे के साथ एक महिला है, और वो महिला ईसा मसीह की माँ, और जो छोटा बच्चा है वो ईसा मसीह को दर्शाया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जो कलाकार को पढ़ते हैं वो कौन सा कलाकार है देखिएगा। विटोर कार्पाचियो जन्म हुआ था 1465 में, मृत्यु हुई थी 1525 में, इटली में हुआ था। ये भी इटालियन कलाकार थे, ठीक है। आगे देखो, कार्पाचियो ने वेनिस के अनेक अद्भुत दृश्य छोड़े हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। कहानी चित्रण के महान कलाकार के रूप में चित्रकला की मुख्य धारा से उसी शैली नितांत पृथक है। उस समय पुनर्जागरण काल चल रहा था। उस समय प्राचीन रोम में यूनान के उच्च कोटि के साहित्यिक एवं धार्मिक चित्र बन रहे थे। वह चौंकाने वाला कलाकार था। कैसे कलाकार था? चौंकाने वाला कलाकार था। कारण यह है कि उसके कतिपय ऐसे चित्र ऐसे मिलते हैं जो उसकी पारंपरिक शैली से परिपूर्ण भिन्न हैं। उसमें से एक चित्र दो वेनिसियन लेडीज है। क्या? दो वेनिसियन लेडीज है। इसमें उसने सूर्य के पूर्ण प्रकाश में दो महिलाओं का चित्रण किया है, जिसमें उसके दुख भरे जीवन का चित्रांकन पूर्णतः आधुनिक शैली में है। ठीक है, आगे देखो। उसके समकालीन कलाकार उसे उच्च स्थान पर न मानते थे, यानी कि उसके समय जो और लोग थे उसको एक महान कलाकार नहीं समझते थे। इसलिए जब वह मरा तो लोग उसे भूल गए थे। मात्र 100 वर्ष पहले महान कला आलोचक जॉन रस्किन ने कार्पाचियो के नाम को उठाकर वर्तमान आदरपूर्ण स्थान कराने में सहायक हुए। ये जो लेखक थे, कला आलोचक थे ना, जॉन रस्किन, इन्होंने ये लोग मतलब जो इसके साथ के कलाकार थे इसको बहुत सम्मान नहीं देते थे, लेकिन जब मर जाने के 100 साल बाद, एक शताब्दी बाद, जॉन रस्किन ने इसको एक सम्मान दी और अपने लेखों में इसका नाम अमर कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो रचना है, क्या क्या रचना है हम वो देख लेते हैं। इसकी रचना है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लेजर्ड ऑफ सेंट उर्सुला, लायन ऑफ द सेंट मार्क एंड नाइट इन ए लैंडस्केप। पुनः देख लो, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लेजर्ड ऑफ सेंट
उर्सुला, द लायन ऑफ सेंट मार्क, यंग नाइट इन अ लैंडस्केप। इसके बाद ये चित्र है द वर्जिन रीडिंग। चित्र देख लो कि वर्जिन जो लड़की है, राजकुमारी है, वो पढ़ रही है। दृश्य चित्र है, सूखा हुआ वृक्ष दिखाया गया है, एक टाइप हरा भरा वृक्ष दिखाया गया। कपड़ों के सिकुड़ने किस प्रकार है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सदी के महान कलाकार के विषय में, जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। देखते हैं कि कितना इस पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है। तो लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म 1452, मृत्यु 1519 में हुई थी। ये भी इटली के कलाकार थे। तो चलिए समय को बहुत ज़्यादा ना गंवाते हुए हम इनके विषय में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए चित्रकला के स्वर्ण युग में एक महान चित्रकार होने के अतिरिक्त वह बहुमुखी प्रतिभा का वैज्ञानिक भी था, जिसे आज हम यूरोपीय चित्रकला का पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसके प्रारंभ में उसका जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था? उसका जन्म जो हुआ था पुनर्जागरण के प्रारंभ में ही हुआ था। जिस खोज में विज्ञान को 450 वर्ष व्यतीत करने पड़े, उसने उसकी कल्पना की अथवा उसी समय आविष्कार कर दिया था। यानी कि आज के वैज्ञानिक जो 450 वर्ष बाद इसके जन्म के जो है कुछ कर पाए, वो इतना आगे था कि आज की घटना 450 साल पहले ही वो चित्रित कर देता था, बता देता था। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची ने तो पदार्थ के आणविक शक्ति सिद्धांत का भी संकेत दे दिया था। जब उसने निम्नोक्त लिखा तो उसने भविष्य में उसके प्रभाव की कल्पना भी की थी। ठीक है, आगे देखो। पृथ्वी के नीचे से वह वस्तु निकल आएगी जो अपने भयंकर विस्फोट की आवाज़ से आसपास के लोगों को अचेत व संज्ञाहीन बना दे और एक ही सांस में उनके प्राण ले ले। उससे नगर एवं अवैध एवं दुर्गम दुर्ग तक ध्वस्त हो जाएंगे। वे आकाश में विनाश लीला देखेंगे और अग्नि की ज्वाला पृथ्वी पर उतरती हुई देखेंगे। भविष्य की बात कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में हुआ था। उसको जन्म देने वाली 16 वर्षीय कैटरीना एक साधारण कृषक की पुत्री थी। उसके पिता पियरो दा विंची एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। पियरो को तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि पियरो को साधारण कुल में जन्मी कैटरीना से विवाह करने से रोकने के उद्देश्य से उसके पिता ने उसका विवाह एक अच्छे घराने की कन्या से कराने में जल्दी की। उन दिनों की प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्होंने उनकी मां से बालक लियोनार्डो विंची को गोद में ले लिया। लियोनार्डो को उसकी माता के विषय में कभी कोई पता नहीं होने दिया। वह इतना ही जानता था कि उसकी माता जीवित हैं। लियोनार्डो की सौंदर्य बोध एवं कुशाग्र बुद्धि के पहले इनके चित्र देख लो। आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा चित्र है। आप इस चित्र से तो रूबरू होंगे ना। चलो आगे देखिए। देखिए
इसके कारण ही उसके समस्त दोष क्षम्य थे। उसे अपने में आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास, हवाई किले बनाने और छोटे छोटे शरारत भरे मजाक करने में का व्यसन था, यानी बड़ा मजा आता था। संगीत से उसे प्रेम था और वह स्वयं आकर्षक स्वर में गा भी लेता था। उसके होठों पर पद्यांश भी बने रहते। उसका समस्त जीवन ही उसे शिक्षा देता था। ज्ञान के लिए तो उसने सारे विश्व की छानबीन की। किस लिए? ज्ञान के लिए। पियरो दा विंची ने जब अपने पुत्र द्वारा निर्मित आरंभिक रेखांकनों को देखा तो उन्होंने आंड्रेआ डेल वेरेचियो के स्टूडियो में उसे शिष्य के रूप में डाल दिया। वेरेचियो कला के सभी क्षेत्र में दखल रखता था। इसी वजह से लियोनार्डो दा विंची चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, ज्यामितीय एवं प्राकृतिक वस्तुओं के विशिष्ट ज्ञान में दक्ष हो गया। इन्हीं विशेषताओं के कारण गुरु और शिष्य एक दूसरे से प्रसन्न रहते थे। वेरेचियो के स्टूडियो के अंदर बाहर अनेक नवयुवक कलाकार कार्य करते थे। उनमें से एक बत्तीचेल्ली था जो लियोनार्डो विंची का परम मित्र था। आपस में संसार की बहस करते थे, घोर हास्य परिहास करते थे, कुश्ती लड़ते थे अथवा घोड़े को प्रशिक्षित करते थे। और लियोनार्डो का रुचिकर व्यसन था, यानी कि उसका ये बहुत पसंदीदा कार्य था। कभी कभी विंची कलाकृतियों के अध्ययन हेतु फ्लोरेंस के दरबारों एवं गिरजाघरों में घूमा करता था, अथवा वह अपने समय के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्रियों एवं भूगोलवेत्ताओं के साथ टहला करता था। उसे साम्य ज्ञान प्राप्त रहता था। लियोनार्डो दा विंची ने विभिन्न विज्ञान का भी अध्ययन किया जो कला के अतिरिक्त न होकर कला का एक भाग ही था। कला एवं विज्ञान में उसे कोई अंतर नहीं लगता था। उसके अनुसार परमपिता परमेश्वर के बताए हुए ईश्वर की सृष्टि का वर्णन करने के लिए ये ही दो माध्यम था। कौन कौन? कला और विज्ञान। जब वह चित्रांकन करता था तो ऐसा लगता था कि सौंदर्य रूपी जामे में चित्रांकन की शीत को ढक दिया है। क्या? चित्रों के शीत को ढक देता है। उसके ज्ञान एवं उसके चित्रांकन में जादू के हाथ की सी सफाई थी। उसकी स्केचबुक के सैकड़ों पन्नों पर मारते हुए सिपाहियों का चित्र था और साथ ही एक झुकी हुई महिला का ईश्वर की प्रार्थना करता हुआ चित्र भी है। ऐसा कहा जाता है, ये पहले चित्र देख लिए लियोनार्डो दा विंची का। अब आगे देखिए। ऐसा कहा जाता है कि ठीक है कि वह दिन भर सुंदर एवं भद्दे लोगों के पीछे उनके अध्ययन हेतु फिरा करता था। अस्पताल में वह मरते हुए लोगों को देखने के लिए जाता था। अपराधी को सूली पर चढ़ते हुए देखने के लिए वह उन तक पहुंचा था। माता के स्तन पर चिपके बालक की सहज ललक को देखने के लिए वह इधर उधर घूमा करता था और यह कार्य वो गुप्त रूप से यानी कि छुपकर करता था, क्योंकि यह नैतिकता से परे समझा जाता था। मानव शरीर के अंग प्रत्यंगों को वह गहरी नज़र से देखता था, जिससे वह उसका चित्रण वास्तविक अनुपात में करने में सक्षम हो सके। ठीक, आगे देखो। वास्तव में लियोनार्डो विंची ने किसी अन्य विज्ञान हेतु उतना समय नहीं दिया जितना उसने अंग प्रत्यंग जानकारी के लिए
दिया था। हमारी मांसपेशियों को लेवर की तरह प्रदर्शित करने में वह अनेकों नेत्रों को लेंस समझता था। देखिए फिर से पढ़ो, बड़ी मस्त लाइन है। वह अपने नेत्रों को लेंस समझता था, हृदय की धड़कन को वह पानी के पंप की तरह देखता था, नाड़ी के स्पंदन को भी वह इसी दृष्टि से देखता था। लियोनार्डो दा विंची 30 वर्ष की आयु का था। वीणा वादक के रूप में लोरेंजो महान ने उसे लुडोविको सफरोजा के पास भेजा, जिसे दामूर कहते थे। क्या दामूर कहते थे? आगे देखो, जिसे दामूर कहते थे। सफरोजा बड़ा धोखेबाज एवं बहसी था। मिलान के सिंहासन के पृष्ठभूमि में वही अत्याचारी था। लियोनार्डो के पत्र को पढ़कर उसके मन में सवाल उठा कि वह उसका प्रयोग कर सकता है। इस मनुष्य के विषय में दा विंची का कथन है कि उसके एक चलायमान पुल के आविष्कार किया था, जिससे शत्रु का पीछा किया जाता था। उसने घिरे हुए किले के चारों ओर पानी की खाई को खाली करने का पंप सा संयंत्र बनाया। स्वयंचलित टैंक के निर्माण को भी वह सोच रहा था, जिससे पैदल सेना के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। ठीक है। शांत प्रकाश युक्त फ्लोरेंस में लियोनार्डो दा विंची मिलने आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसे दिए गए कार्यों में 2 काम और सौंपे गए हैं। राजकुमारी के स्नान गृह के नल की ठीक व्यवस्था और मूर की अभिमानी पत्नी का चित्र बनाना। नगर के नहरों का निर्माण परियोजना उसे बनानी पड़ी। किलेबंदी का विशेषज्ञ होने के नाते उसे अल्पस पर्वत पर भी भेजा गया। उससे उत्तर से आक्रमणों की रक्षा हेतु घाटियों को सुरक्षित बनाया जा सके। वहाँ उसने मनोहर इंगाडाइन में लटकती हुई चट्टानों से गिरते झरने देखे। सभी भांति वह चट्टानों का अवलोकन किया, फूल पत्तियों की बारीकियों से अध्ययन किया, जिसका उपयोग महान कलाकार ने अपने चित्रों में बड़ी सफलतापूर्वक किया, जो सदैव के लिए अस्थायी हो गए। इन्हीं अनुभव एवं अपने बाल्यकाल की स्मृति में वर्जिन ऑफ द रॉक्स द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र का जन्म हुआ। इस चित्र में दृश्य चित्र के फूल पत्ती एवं जंगली सुरम्य में बैठी पूजनीय माँ को दिखाया गया है। वह उसे अलौकिक स्वरूप से प्रदर्शित की गई है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। अपने खेल के साथी जॉन की ओर चाइल्ड अभय मुद्रा में उंगली उठाए हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे चित्र देखेंगे तो हम एक एक चीज़ आपको भी दर्शाएंगे और बताएंगे। लियोनार्डो विंची ने गिरजाघर के एक बड़े हॉल की दीवार पर एक चित्र बनाया, जिसका नाम था द लास्ट सफर। दीवार का प्लास्टर रंगों के प्रयोग के लिए अनुप्रयुक्त था। यह चित्र विश्व के महान चित्रों में से एक था। 20 वर्ष के अंदर ही नमी के कारण चित्र से पपड़ियाँ निकलने लगी, जिससे चित्र भद्दा दिखने लगा। बाद में दीवार में एक दरवाज़ा काटकर निकाला गया। जब नेपोलियन के सैनिक उस हाल में आए तो उन्होंने क्राइस्ट एवं एपोसिल्स के चित्रों एवं मनोरंजन के लिए गोलियां चलाई। बाद में सुधारकों ने तो चित्र को और भोंदा बना दिया और वह विकृत हो गया। अंतिम सुकोमल एवं अच्छे सुधार से कुछ मौलिक सा हो गया। लियोनार्डो के प्रारंभिक स्केच एवं अन्य कलाकारों द्वारा अच्छी अवस्था में अनुकृतियाँ न होती हम जान ही न पाते
कि चित्र द लास्ट सफर की कल्पना एवं संरचना कैसे की गई थी। ठीक, आगे देखो। लियोनार्डो विंची का एक और चित्र है जिसकी तुलना उसके विश्वविख्यात द लास्ट सफर से की जाती है। वह चित्र फ्लोरेंस के मेसर जियोकोंडो की धर्मपत्नी लीसा घिर्नार्डिनी का है। किसका नाम? लीसा घिर्नार्डिनी। याद रखना, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। लीसा घिर्नार्डिनी का व्यक्ति चित्र है। उसकी चर्चा कला संसार में कुछ और अधिक ही की जाती है। यह चित्र 1503 ईस्वी के लगभग बनाया जाता है। यह उसका अंतिम महान चित्र था। उस चित्र का नाम क्या था? तो उस चित्र का नाम था मोनालिसा, या इसी को लीसा जियोकोंडा भी कहते हैं। ठीक, यह एक धनाढ्य फैशनपरस्त महिला थी। फिर भी मानो लीसा के गहरे रंग के कपड़ों में एवं कानों में बिना रिंग के दिखाया गया है। संभवतः इसका कारण यह था कि उसका बच्चा उन्हीं दिनों मरा था और वह शोक दिवस मना रही थी। तो एक बार जान लीजिए कि जो ये मोनालिसा चित्र है, इसका नाम मोनालिसा के साथ साथ जियोकोंडा भी है। 1503 में बनाया गया था। यह बहुत फैशन परस्त महिला थी, यानी कि फैशनी महिला थी। इसका एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और वह उस पुत्र की मृत्यु में उदास थी। वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि वह शोक दिवस मना रही थी। ठीक है, आगे देखो। द फोफ की साधारण कल्पना भिन्न दाहिने कंधे की ओर दृष्टिपात करने पर किसी चित्र से वह एक रहस्यमय मुस्कान में दिखाई गई। अंत में जब वह चित्र बनाने लगता था तो कई दिनों तक काम करता रहता। भोजन के लिए भी बड़ी कठिनाई से समय निकाल पाता था। फिर भी दिन भर चित्र के सामने बैठा रहता और 2-3 स्टॉक आवश्यकतानुसार देता था। दूसरे दिन प्रातः वह कभी-कभी सारा धोकर मिटा देता था और पुनः प्रारंभ करता था। इसमें शक है कि उसने कभी किसी चित्र को सर्वथा पूर्ण समझा हो। संभवतः यही कारण है कि उसने किसी भी चित्र पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, उसने किसी चित्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। इस दीर्घकाल में वह देवतुल्य कल्पना के चित्रों में उतारता रहता था। वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व विजय की कामनाओं के चित्र बनाता रहता। उसकी कल्पना में ना तो आकाश सीमित था और ना समुद्र का गहराई, और वह कल्पना लोक में छलांग मारता रहता। उसने इसका भी अध्ययन किया कि चिड़िया हवा में क्यों उड़ती है और अपने रंगीन पंखों की सहायता से वह डाल पर कैसे चढ़ती और उतरती है। ठीक है, उड़ान मशीन के लिए उसके मस्तिष्क में पंखधर नाग या चमगादड़ से प्रारंभिक प्रेरणा उठी। पंखों से वह फड़फड़ाने की आशा करता और चालक को वह फ्रेम के नीचे की ओर मुख करके कल्पना में ही ले आता था। इस तरह से वह पंखों द्वारा उड़ान में उड़ने की कल्पना करता। लियोनार्डो सर्वप्रथम मनुष्य था जिसने एक दस्ती की कल्पना किया, जिसने रेल इंजन चलने की संभावना थी। चलाने होगा, ठीक है, की संभावना थी। उसके मॉडल में प्रोप खड़ा चलता था और रस्सी डोरी आधे हेलीकॉप्टर की भांति नीचे लटकती थी। विंची ने पहले सोचा था कि मशीन हवा में ऊपर सीधी उड़ेगी, पर इंजन हल्का न होने के कारण वह सिद्धांतों का प्रयोग न कर पाया, क्योंकि इंजन तो उसका बहुत भारी था ना, इसलिए। फिर भी उसने एक उड़ान ली। यही संभवतः ग्लाइडर के रूप में बाद में सामने आया। बड़ी सावधानी से गोपनीय
गोपनीयता रखते हुए एक ऊंची इमारत के ऊपर इसका निर्माण किया गया। यह वर्षों से चली आ रही सूचना के अनुसार अंत में इसका सफल परीक्षण हुआ और विंची ही संभवतः नियामक था, परंतु यह योजना असफल रही और स्पष्ट है कि लियोनार्डो विंची ने फिर भी प्रयास नहीं किया। लियोनार्डो विंची ने फिर कभी प्रयास नहीं किया। देख रहे हैं आप, नई नई चीज़ें मिल रही हैं ना। बिल्कुल, तो नई नई चीज़ें ऐसे ही मिलती रहेंगी, पढ़ते रहिए बस। लियोनार्डो ने सचल घरों, रोलिंग मिल, स्क्रू काटने का मशीन, बुलडोजर, कताई मशीन, बंदरगाह, कीचड़ निकालने की मशीन का डिजाइन किया। वह पहला व्यक्ति था जिसने खड़ी धुरी का चुंबन सुई लगाया। इससे यही कंपास का आधुनिक युग विरासत मिली। उसने दबाने वाली घड़ी, बड़े समुद्री जहाज बनाने की योजना बनाकर क्रियान्वित नहीं किया, क्योंकि वह कहता है कि मनुष्य इतनी दुष्प्रकृति का है कि उसका विश्वास नहीं किया जा सकता और उसको रहस्य नहीं बताया जा सकता। लियोनार्डो प्रथम वैज्ञानिक था। लियोनार्डो प्रथम वैज्ञानिक था, यानी कि एक तो वैज्ञानिक था जिसने फॉसिल्स को समझा कि पहाड़ों एवं चट्टानों पर पाए जाने वाले कभी महासागर की तलहटी में थे। तो वह मनुष्यों को बतलाता है कि पृथ्वी पर मात्र 5000 वर्ष पुरानी नहीं है, बल्कि उसके गहन अध्ययन द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि आर्नो नदी को मैदान बनाने में उसे 2 लाख वर्ष लग गए होंगे। टेलीस्कोप एंड गैलीलियो के समय से शताब्दी पहले ही उसके मस्तिष्क में उठा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार धुरी पर घूमती रहती है और सौरमंडल में चंद्रलोक से छोटी है। तारे भी दूर पर विभिन्न संसार है और जितना वे छोटे दिखाई पड़ते हैं उससे कहीं अधिक बड़े हैं। सूर्य भी उसी प्रकार का एक लोक है। ठीक है, आगे देखो। इसमें आश्चर्य न होना चाहिए कि जो व्यक्ति इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखता है वह थका हुआ सा प्रतीत होता है। 1510 में जो व्यक्ति उसने अपना स्वयं चित्र बनाया था, उससे स्पष्ट है कि 58 वर्ष की श्रद्धासन एवं गंभीर व्यक्ति लगता था, परंतु कुछ निराश व्यक्ति लगता था। ऐसा लगता था कि उसके एक जीवन में कई जीवनों का जीवन व्यतीत था। इस कारण उसका ढांचा शरीर को शिथिल हो गया था। फ्रांसिस ने आक्रमण किया तो सर सफोरजा को निकाल बाहर कर दिया। मिलान छोड़ना पड़ा, कई नगर पड़ाव। 1 मिनट, नहीं ठीक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही पढ़ रहे हैं भाई, मुझे लगा कि हम कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। सफोरजा को निकाल बाहर किया गया तो मिलान छोड़ना पड़ा। उसने कई मार्ग में कई नगरों में पड़ाव डाले। जब सुरक्षा सुनिश्चित हो गई तो फिर मिलान लौट गया। वहाँ उसे फिर अन्य काम करने पड़े। इंजीनियर का भी काम करने लगा, कभी कभी स्वतंत्र चित्रकार के रूप में और काफ़ी कार्य करता था।
ठीक है, आगे देखो। अपने समय में वह बड़ी ख्याति मिली पर इतनी नहीं जितनी कि उसकी आज है, क्योंकि उसके वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जो गहरी श्रद्धा आज हमारे मन में है उस समय के लोगों में ना थी। फिर भी कलाकार के रूप में तो वह सर्वोत्कृष्ट ख्याति प्राप्त था ही, ऐसा भी नहीं कि उसकी प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं थी, क्योंकि बॉत्तिचेली, राफेल, माइकल एंजेलो एवं टिशियन उसी के काल में थे। परंतु 15वीं सदी की फ्लोरेंस की कला जगत की जनता उसी के साथ थी। उसका एक स्केच जब दिखाया गया तो भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की उसी प्रकार की थी जैसे कोई फिल्मी कलाकार का व्यक्तिगत उपस्थित होना। नगर, राज्य एवं धन संपन्न व्यक्ति उसके बुलाने में गर्व करते थे। यानी जब वो किसी को बुलाता था तो अरे भाई आर्टिस्ट साहब बुलाए हैं। ठीक, शासक चाहते थे कि वह उनके दरबार को गौरवान्वित करें। लियोनार्डो पूजनीय था, वह हृदय में वह अपने को अकेला समझता था, संभवतः किसी को जानता ही न था जो उससे बराबरी के स्तर पर मिल सके। इतना बड़ा था कि उसके टक्कर का कोई नहीं था। ठीक, जीवन के अंतिम वर्षों में दा विंची ने दिन केंद्रीय फ्रांस के एब्राहम नगर में आराम से बीते, जहां सम्राट फ्रांसिस प्रथम के आमंत्रण पर गया था। उसके हाथों को लकवा मार गया था, पर आगंतुक न जान पाते थे। उसका वार्तालाप कभी बहुमुखी नहीं था, उसकी उपस्थिति कभी दरबारी नहीं थी और न वह कभी घनिष्ठता की मुस्कुराहट हंस पाता था। 2 मई 1519 को मृत्यु उसे अपने आगोश में ले आई तो विंची के होठों पर बुद्धिमत्ता से भरे रहस्य प्रकाश को देखकर स्वयं मुस्कुरा उठी। लियोनार्डो दा विंची। कौन? लियोनार्डो दा विंची। अब हम उनकी रचना देखेंगे। एकदम नई नई चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। मोनालिसा, जो डोट द स्प्रे, पोर्ट्रेट ऑफ जिनेवरा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, पोर्ट्रेट ऑफ मैन, ये इनकी रचना है। कौन कौन है? मोनालिसा, पोर्ट्रेट ऑफ जिनेवरा और द वर्जिन ऑफ रॉक्स और पोर्ट्रेट ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्बर्ट ड्यूरर को। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।